नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज भारत के आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से और अपने इंडियन नेशनल न्यूज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम, आप कुछ भी कहें उसके अंदर। आज 15 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने 7वीं बार लाल किले से झंडा लहराया। वो शायद गैर कांग्रेसी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 7वीं बार झंडा लाल किले से फहराया और भाषण दिया। हालांकि इस समय पर आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा उन लोगों को, उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने इस भारत को आजादी दिलाने के लिए, मुझे और आपको इस खुली हवा में सांस दिलाने के लिए अपने प्राणों को का बलिदान दे दिया। चाहे सबसे पहले शुरू करें तो चाहे बहादुर शाह जफर हो जिनके बच्चों का अंग्रेजों ने सर कलम कर दिया, चाहे रानी लक्ष्मीबाई रही हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, किन्हीं के भी बलिदान को और योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी, वो तो आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान, बेशक वो अहिंसावादी थे लेकिन मूल स्तंभ थे इस भारत की आजादी के। आज की जनरेशन कहने को कुछ भी कहे, लेकिन महात्मा गांधी की जीवनी को जो पढ़ लेंगे, उनके जैसा जीवन जब जी लेंगे तब मालूम चलेगा। अब अपनी तरफ से तो हम किसी के बारे में कुछ भी कह दें, किसी के भी कैसे भी क्रिटिसाइज कर दें, जो कि नहीं बनता। अब मैं लौटता हूं वर्तमान की तरफ, आज के आयोजन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो संदेश दिया, जो गए तो उनकी केसरिया रंग की पगड़ी और केसरिया सफेद रंग का पटका बहुत चमक रहा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पगड़ी के अंदर भी केसरिया रंग और एक सफेद हल्की सी धारी खूब चमक रही थी, जच रहे थे। लेकिन भारत के तिरंगे से मुझे कहीं वो चीज थोड़ी सी दूर लगी। आप लोगों को लग सकता है कि ये आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं सिर्फ वास्तविकता का बखान कर रहा हूं या वास्तविकता को बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने केसरिया से संदेश, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी केसरिया का सम्मान करता हूं, मैं भी हिंदू, मैं सनातनी हूं, मैं केसरिया को पूजता हूं, लेकिन मैं इस भारतवर्ष का नागरिक भी हूं जिसके अंदर 3 रंग उसके तिरंगे के अंदर हैं। बेहतर होता जैसे सफेद छोटी सी पट्टी थी, वहां पर अगर कोई हरे रंग की पट्टी भी हो जाती तो शायद और ज्यादा बेहतर लगता, संदेश बेहतर जाता। और खाली पगड़ी के अंदर ही नहीं, यदि आप कहें, जब लॉन्ग शॉट में एक सीन गया, जब नरेंद्र मोदी जी वहां से भाषण दे रहे थे, तब भी फ्रंट पे एक जगह आ रहा था, वहां पे सिर्फ केसरिया और सफेद झंडे लगा था, और जगहों पर लगा था ग्रीन भी था, लेकिन वो तो मुझे कम से कम वो थोड़ा सा आज खला, ना जाने क्यों। अब या तो, और मैं ये भी नहीं मानने को तैयार कि ये सब कुछ अनजाने में हो गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता, पर चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भी कुछ कहा। मैं एक चीज और बताता चलूं आप लोगों को कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, उस तिरंगे झंडे के अंदर जो हम चक्र देखते हैं, वास्तव में यह था कि पहले जो इसकी परिकल्पना की गई थी उसके अंदर चरखा आना था सफेद पट्टी के अंदर, लेकिन जब चक्र आया तो उससे महात्मा गांधी नाराज हो गए। वो बहुत अच्छे खासे नाराज हो गए थे, वो चाहते थे कि वहां पर चरखा आए ना कि चक्र। फिर नेहरू जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई उनको मनाने की, उनको समझाने की। तब उन्होंने बताया कि भाई ये जो कंसेप्ट है, ये जो चक्र है, ये आपके उस चरखे में से ही लिया गया है। तब वो थोड़े से सहमत हुए और उन्होंने हामी भरी। और झंडे के संदर्भ में एक चीज और, हालांकि ज्यादातर लोगों को ये चीज तो पता होगी कि झंडा जो है 3:2 में बनता है, 3:2 की रेशो के अंदर, ठीक है ना। अगर 3 इंच ऐसे है तो 2 इंच ऐसे, 6 इंच ऐसे है तो 4 इंच ऐसे। वैसे सबसे छोटा झंडा जो पहले मान्यता प्राप्त थी कि कम से कम 6:4 का जरूर होना चाहिए था, पर अब तो छोटे बिल्ले और आदि आदि ना जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं।
अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी के आज के भाषण के संदर्भ में कुछ अगर चर्चाएं कर ली जाएं तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो था, आज मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से मैं अपना कहूंगा, मुझे आज नरेंद्र मोदी थोड़े से असहज लगे। वरना वो बड़ी बेबाकी से और दिलेरी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना भाषण देते हैं कहीं भी, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ सहज थे नहीं। आप गौर कीजिए उनके भाषण पर कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी बातों को दो दो तीन तीन बार रिपीट किया, चाहे वो स्वच्छता वाला विषय हो, महिला वाला विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विषय हो। वो जैसे कई बार आदमी बोलता हुआ हम लोग भी अगर लाइव पर भूल जाए तो फिर उसी चीज पर पहुंच जाते हैं, फिर उसी चीज पर पहुंच जाते हैं। और आज लगभग उनका 1.5 घंटे से कुछ ऊपर का भाषण रहा, वो शायद वो बार बार चीजों को रिपीटेडली बोलने के लिए या रिपीट करते रहने के लिए, दोहराते रहने के लिए उसकी ड्यूरेशन कुछ ज्यादा हो गई थी। पर खैर उन्होंने संदेश दिया राष्ट्र के नाम, उन्होंने बताने की भी कोशिश करी कि भाई किस प्रकार उन्होंने महिला स्वच्छता वाले विषय पर गए, शौचालय के संदर्भ में उन्होंने गए। लेकिन कुछ जो अच्छी चीजें, जो सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने ये बताया कि पिछले 1 वर्ष में भारत के अंदर एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है उन्होंने, और बावजूद इसके कोविड-19 के, उस पर वो बोलते हुए काफी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि वो बात अलग है कि अब कल आज रात से और आगे के दिनों में जो भी चर्चाएं होंगी उन पर बहुत सारी बहसें छिड़ेंगी कि किस प्रकार 1 वर्ष में 18% का एफडीआई आ गया, आदि आदि। विपक्ष अपने तर्क रखेगा, पक्ष अपने तर्क रखेगा। लेकिन क्योंकि आज वो जो बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो एक प्रधानमंत्री, राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे थे, ना कि किसी पार्टी के अध्यक्ष या किसी और के रूप में, तो मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। एक और उन्होंने बताया कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां वन वगैरह ज्यादा, उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने पानी, जो पीने का शुद्ध पानी के बारे में बताया कि किस प्रकार 1 लाख घरों में प्रतिदिन वो वहां पर पानी पहुंचाने की उन्होंने व्यवस्था की और पहुंचाया जा रहा है। और पिछले 1 वर्ष के अंदर 2 करोड़ घरों में, लगभग 2 करोड़ घरों में या कुछ ज्यादा घरों के अंदर ये पानी, शुद्ध जल की व्यवस्था लोगों के घर में पहुंचाने की कर दी गई है। यदि मैं भी उन चर्चाओं की तरह बात करूं तो उसके आधार पर फिर जो ये बनता है कि 1 साल में 365 दिन, तो फिर तो शायद 1 लाख क्या, फिर तो लगभग 50,000 घरों का औसत लगभग रह जाता है, 52-54 हजार घरों का। तो खैर जो भी है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो जो उन्होंने कहा उन्हीं कुछ विषयों को लेकर चर्चा करता रहूँगा। और पीछे जो हमारे कार्यक्रम हुए उनके संदर्भ में भी मैं कहीं ना कहीं चर्चा ज़रूर करूँगा आप लोगों के सामने। इसमें एक बात है, शिक्षा नीति के बारे में भी उन्होंने बताया, जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई। शिक्षा नीति पर तो जोर दिया, लेकिन यह मैं थोड़ा सा एक एडिशन इसके अंदर करना चाहूँगा। शिक्षा नीति में इस बार जो सबसे बड़ी चीज आई है, बड़ी बात आई है, वो आई है कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, उन नन्हे मासूमों के लिए भी पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसकी ना तो कोई टेलीविजन चर्चा कर रहा है। हालांकि टेलीविजनों को तो सांप्रदायिक चर्चाओं से फुर्सत ही नहीं है, सत्य बात तो यह है। इसमें कहीं को अगर 1-2 चैनल्स को छोड़ दिया जाए, यही हमारी कल और परसों की चर्चाएं रही भी थी कि उन्हें कोई वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वाहवाही जरूर करेंगे और करने भी चाहिए। अभी जो सिस्टम आया 5+3+3+4 का, ये हायर सेकेंडरी सिस्टम हुआ करता था, शायद 1977-78 के आसपास इस सिस्टम को बदला गया था। तब भी 5वीं के बोर्ड होते थे, मैंने भी दिए हैं 5वीं के बोर्ड। और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ जगहों पर 8वीं का भी बोर्ड हुआ करता था, फिर 11वीं क्लास और 11वीं के बाद कॉलेज, इस तरीके से था उस समय। अब इतना जरूर है कि उस समय कॉलेज 3 वर्ष के थे, इस बार 4 वर्ष के कर दिए गए हैं। तो खैर चलिए, आजकल ये चीज तो चल ही रही है कि उसका नाम थोड़ा सा, बाहर से पैकिंग बदल दी जाती है, अंदर सामान फैशन वही है, घूम फिर कर फिर वहीं कहीं ना कहीं आता है। लेकिन मैं जिस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करना चाह रहा हूं, आपका थोड़ा सा समय लूंगा इसके अंदर, वो था कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों का पाठ्यक्रम। मैं साथियों आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 3 से 2+ का बच्चा, जो 3 साल का बच्चा है,
वो मासूम, आप तक तो आप हालांकि बड़े जो कामकाजी परिवार थे वो बच्चों को कहीं ना कहीं क्रैच आदि में या प्ले स्कूल में कहीं छोड़ दिया करते थे। वो अब तक आपकी इच्छा पर था, स्वैच्छिक था। लेकिन जब 3 से 5 वर्ष के बच्चे का आपने पाठ्यक्रम बना दिया है तो देर या सवेर लोग उसको अपना कर्तव्य समझने लगेंगे। और मैं दावा करता हूं, आप देख लीजिएगा कुछ समय के बाद कुछ अथॉरिटीज हिंदुस्तान की, क्योंकि वो अगर कोई नीति बनती है तो उसका दुरुपयोग निश्चित है, तो कुछ अथॉरिटीज कुछ जगह उनको अधिकार समझ लिया जाएगा कि नहीं आपको इस बच्चे को भेजना ही भेजना है, तभी हम अगले पहली क्लास के अंदर जब बच्चा 5-6 साल का होगा तब दाखिला लेंगे। क्यों कि प्राइवेट जो सेक्टर है एजुकेशन का, उसको तो एक और मौका मिल गया कमाई का बाप के सामने। 3 बच्चे के मासूम बच्चे को, बच्चा भी नहीं लगा, सिर्फ मासूम है, क्या उसके जीवन को कुचला नहीं जा रहा? इसके ऊपर कोई चैनल चर्चा नहीं करता, कोई राजनीतिक दल चर्चा करके खुश नहीं है, कोई मंत्री संतरी कोई चर्चा कर खुश नहीं है। गौर सब कर लेते हैं, लेकिन जहां पर लगता है कि यहां कोई समस्या हो सकती है उन पर चर्चा करने ही नहीं दी जाती। सोचिएगा आपके जिनके बच्चे हैं, आप 3 साल के मासूम को अगर भेज देंगे, अरे आज का वैसे ही सारा का सारा जीवन कहीं ना कहीं टेंशन में गुजर रहा होता है। 5-6 वर्ष का बच्चा होता, उसका आपने अब तो आपने पर्टिकुलर उसका पाठ्यक्रम भी बना रहे हैं आप उसको, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली वो करेगा ना। और वहां के जिस माहौल में जाएगा, घर से निकल के माता पिता का माहौल कुछ और होता है। ठीक है, बच्चा वहां खेल लेता, शायद कर लेता, लेकिन आप उसके ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर, उस कोमल, अन्य कोमल शब्द है बल्कि वो, उस कोमलता, उसकी कोमलता को कुचलने, मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कुचलने का प्रयास है। और हमारी कोशिश है, इंडियन नेशनल न्यूज आप लोगों के बीच में जो इनके रिपोर्टर्स आने शुरू होंगे आप लोगों के पास में, उस पर चर्चा हम जरूर कराना चाहेंगे। आप अपने व्यूज जरूर दीजिएगा इसके माध्यम से। एक और बताया उन्होंने एथेनॉल के बारे में, प्रधानमंत्री जी ने, कि भाई 5 गुना उसका प्रोडक्शन हो गया है। पहले 40 लाख टन हुआ करता था, अब बढ़कर वो 200 करोड़ टन एथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया है। उन्होंने बताया, अच्छी बात है, राष्ट्रहित की बात है ये। एक चीज मुझे थोड़ा सा खा रहा है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हालांकि उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हुए ये चीजें कही थी। उन्होंने कहा कि जो गरीबों के जनधन खाते हैं उनके अंदर लाखों करोड़ों रुपया तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां मैं, आप समझ सकें तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि वो लाखों करोड़ों रुपया या लाखों रुपया भी प्रति व्यक्ति ट्रांसफर हुआ या कुल मिलाकर लोगों का हुआ। एक जानकारी वो दे रहे थे कि शायद 40 करोड़ जनधन खाते खुले और उसमें 22 करोड़ शायद महिलाओं के थे और उसमें 30,000 करोड़ के आसपास की कोई शायद ऐसी फिगर थी, मैं उसको प्रॉपरली अभी नहीं कहूँगा जो भी थी। लेकिन वो जो लाखों करोड़ रुपया जो ट्रांसफ़र हुआ, वो ट्रांसफ़र व्यक्तिगत रूप से हुआ या सामूहिक कुल मिलाकर इतना ट्रांसफ़र था, ये थोड़ा सा, अब आपके पास जवाब हो, आपके पास अगर आए हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो, मेरे खाते तो खैर कम से कम नहीं था, और किसी के खाते होगा तो अच्छी बात है, पहुंच रहा है तो हमारा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी आज उनके भाषण में, उनके संबोधन के अंदर बल्कि ये कहूँ, वो था जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या जो भी प्रोजेक्ट वो शुरू करने जा रहे हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है, ये कहा जाएगा। बेशक थोड़ा सा समय लग जाए उसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदुस्तान में समय लगता है, लेकिन अगर ये चीज हो जाती है, उन्होंने जैसे बताया कि इसके अंदर आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स होंगे, आपने कब बीमार हुए, आपने क्या दवाइयाँ खाई, डॉक्टर कहाँ आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या आपका डिस्क्रिप्शन आदि आदि, वो सारी की सारी जानकारियाँ उसके अंदर उपलब्ध होंगी। ये वास्तव में एक काबिल तारीफ चीज़ है, जैसे भी हो जाती है देर या सवेर। बाकी उन्होंने और भी अनेकों विषयों को चर्चा के अंदर वो लाए, स्वच्छता पर हालांकि उनका बार बार ज़्यादा जोर रहा। एक चीज़ उन्होंने और कहनी चाहिए, वो ये थी कि अब जो पैसा जा रहा है या गया है वो लोगों तक 100% पैसा पहुंच गया। यद्यपि वो आजकल सब इसी बात को आधार बना लेते हैं
कि एक समय में स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर ये कहा था कि हम अगर ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे ही आम जनता तक पहुंचता है। मतलब इतना करप्शन है कि 85% वो बीच में पब्लिक खा जाती है, जो भी अधिकारीगण खा जाते हैं। अब उसका आज की राजनीति में गलत तरीके से उसको कोट किया जाता है कि उस समय तो मतलब भ्रष्टाचार जो था जैसे उस समय के सत्ताधारियों ने पन पाया हो, या आज भी अगर वो दावा कर रहे हैं कि 100% पहुंच जाता है उसका पहली चीज तो मैं सहमत नहीं हूं। 100% अगर सीधा पहुंच भी जाता है तो वापस ले भी लिया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा। ये जरूर है कि जो पैसा ट्रांसफर होता है, क्योंकि उस समय का फिर देखिए ना कि डिजिटलाइजेशन तो था नहीं उस समय, इंटरनेट ट्रांसफर तो बैंकों को थे नहीं उस समय, तो जो था वो पैन की कार्यवाही थी उस समय, तो जो कुछ भी था वो आपके पासबुक बना करती थी उसके माध्यम से हुआ करता था। पहुंचा नहीं पहुंचा, अंगूठा लगा लिया, अपना लगा, किसका लगा, उस समय तो कागजों में सड़कें बन जाया करती थी और पैसा बड़े बड़े नेतागण और अधिकारी अपनी मिलीभगत से खा जाया करते थे। तो ये तकनीक का भी रोल है, एक ये सतत प्रक्रिया है। आज भारत बढ़ा है और दुनिया भी, इसको सतत विकास कहा जाता है, सतत प्रक्रिया कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं होती हैं। अब अगर मैं आज के समय में कोई टेक्निक की बात कर दूं तो अगर मैं कहूं कि 1987 में मेल, अब ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने चाहे अपने एक भाषण में एक बार कहा था कि उस समय में उन्होंने जिस प्रकार के भी कैमरे का प्रयोग किया, या उसके बाद में जब दुनिया में ईमेल जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी तब भी उन्होंने मेल किया था आदि आदि, वो एक हो सकता है उन्होंने किया भी हो। मैं भी इस विषय को बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहूँगा। तो ये किसी के ऊपर दोषारोपण जैसा या कटाक्ष के रूप में अगर ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में मैं वही अब पिछले 1-2 चर्चाओं के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि आज के समय में किसी भी बात को आप लीजिए और वहाँ जो लोग आज इस दुनिया के अंदर हैं नहीं, और उस समय के क्या हालात थे, किन हालातों में इन सब चीज़ों, उन्होंने 370 का भी जिक्र किया। यहां मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, लोग कहते हैं 370 हट गई, वास्तविकता यह कि 370 पूरी तरह नहीं हटी है, यह ध्यान रखिएगा, उसका एक पार्ट हटा है। और 370 क्योंकि अस्थाई थी, स्थायी नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, यह भी थोड़ा सा गौर, ठीक है हटाया, पीछे लोगों ने नहीं किया, राजनीतिक दलों ने जो एक्शन नहीं लिए वो नरेंद्र मोदी इस सरकार ने लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की, उन्होंने आंकड़ा दिया 2002 से पहले का कि पंचायतों में कितना था, और फिर पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा दिया। अब प्रश्न ये है कि 2002 के बाद से और 2015 तक, 14-15 तक, 12-13 वर्षों में भी तो कुछ विकास हुआ होगा। जितनी पहुंच उस समय थी उससे कुछ पहुंच तो यहां तक आई होगी ना। तो उन सारी पहुंच का ध्यान रखते हुए उन चीजों की भी चर्चा अगर कर दी जाती तो कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होता। तो लेकिन फिर वही बात है कि ये सतत प्रक्रियाएं हैं, ये सतत विकास है किसी चीज का। और आज अगेन मैं इस चीज को कहूंगा, बेशक उन्होंने केसरिया पगड़ी धारण की हुई थी, लेकिन उस केसरिया पगड़ी के अंदर भी वो आज सहज नजर नहीं आए। अभी जैसे मैंने 1 या 2 चीजें रिपीट की, वो उन चीजों को बार बार क्यों रिपीट करना चाह रहे थे, जबकि पिछले 1 वर्ष के अंदर ये चीजें लोगों को मालूम थी और बारंबार पता चलती रही और बारंबार इनके ऊपर चर्चा भी होती रही। चाहे कोई भी अभियान रहा हो, ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में रहा हो, महिला सशक्तिकरण के बारे में रहा हो, शौच आदि के बारे में रहा हो, ये सारी की सारी चीजें थी उस समय के अंदर। पिछले 1 वर्ष के अंदर चर्चा हुई जो उन्होंने बताने की कोशिश की। तो चलिए खैर, ये कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री जी का भाषण था। जिन चीजों से हमने असहज महसूस किया उसकी हमने इसलिए खुले दिमाग से चर्चा की। हम मानते हैं वही बात, जैसे बच्चे का 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम है, नहीं करेंगे और चैनल चर्चा, लेकिन विश्वास आपको फिर दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल न्यूज ऐसे हर चीजों की चर्चा करेगा। आप लोगों के बीच में आकर चर्चा करी जाएगी और आपकी बेबाक टिप्पणियों को आधार बनाकर जो कुछ विशेषज्ञ होंगे उनसे भी राय ली जाएगी। क्योंकि यह प्रश्न जो है ये मासूमों का है। कोई बड़े लोग होते, बड़े बच्चे होते तो शायद कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कोई और चैनल, जहां ना पहुंचे वहां तो इंडियन नेशनल न्यूज का काम ही है। हम लोगों का प्रयास ही यही रहेगा। जो किसी प्रकार का कहीं वैक्यूम बन गया है, जो कुछ चीजें जाने या अनजाने छोड़ दी जाती हैं, उन चीजों के ऊपर चर्चा हम करेंगे।
मैं अपनी वाणी को यहाँ पर आज विराम देते हुए, आज इस 15 अगस्त के संदर्भ में विराम देते हुए, मैं एक बार उस भाषण को जो उस समय पढ़ा गया, जो उस समय के अंदर कोट किया गया, उसको मैं उसको एक बार फिर पढ़ देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 14 अगस्त की रात को पढ़ा था, और वो ये था, उन्होंने हालांकि इंग्लिश में उसको बोला था कि लॉन्ग ईयर्स एगो we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और आपके लिए हिंदी रूपांतरण भी इसका अगर मैं करता जाऊं तो वो ये है कि बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ एक कोशिश की थी, और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह से या पूर्ण माप में नहीं वरन बहुत हद तक भुनाएंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। यह था 14, जब हमें आधी रात को आजादी मिल रही थी। उसके बाद 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। मैं फिर इस ही नोट के साथ वापस आपको ले चलूंगा स्टूडियो, कल एक और विषय पर चर्चा करने के लिए। वो ये था, आपने भी शुरू के अंदर हम सुनते थे, वो गाना आता था कि चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। बहुत पीड़ित थे उस समय के लोग, जो दीवाने थे, जो आजादी के प्रति दीवाने थे, अपने बलिदान देना। सोचिए किस प्रकार काल कोठरी में काला पानी में ले जाकर उनको यातनाएं दी जाती थी। मेरा निवेदन फिर आप लोगों से वही कि कृपया करके इस आजादी को बनाए रखें, आगे बढ़ें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ें, प्रगति करें उस ओर। उन्होंने बलिदान इसलिए नहीं दिया था, चाहे अशफाक खान हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, इसलिए नहीं, उनकी आत्मा। हमारे पूर्वज जो चीजें छोड़ जाते हैं उसके बाद उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक संतान, एक काबिल संतान का यह हुनर है, उसका यह फर्ज है, उसका यह कर्तव्य है कि हम उस चीज को आगे बढ़ाएं, खाली मेंटेन करके ना रखें, उसको और आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी बंधन के हम लोग इस भारतवर्ष को प्रगति की ओर न केवल बढ़ाएं वरन दुनिया में अपना नाम भी रोशन करें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया खाली नहीं, या मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर वर्ल्ड, इसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। और अंत में फिर से वही बापू के लिए 2 पंक्तियां कहते हुए कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं फिर से आपको एक बार इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से आपको इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और कल फिर एक बार और नए विषय के साथ अब नई नई चर्चाएं आपके सामने होंगी। अपने विचार हमें भेजते रहिएगा। आप जो YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, अपने कमेंट्स जरूर हमें दीजिएगा, अपनी राय व्यक्त कीजिएगा, अपने इश्यूज बताइएगा, ताकि हम उन इश्यूज को उठाएं और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनसे संपर्क करके उनका कोई ना कोई समाधान खोजने का प्रयास करें। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।